मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। भारत के विचार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान का अनुच्छेद 19(1)D पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी प्रदान की गई है। यानी दूसरे शब्दों में, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम बिना रोक टोक भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी जा सकते हैं। ये हमें अधिकार प्रदान किया गया है और ये अधिकार इसलिए ज़रूरी है कि यह देश हम सभी का है। देश किसी खास वर्ग विशेष का नहीं है। देश किसी खास व्यक्ति समूहों का नहीं है। यह देश किसी खास भाषा भाषी समूह का नहीं है। खास तरह की विचारधारा को रखने वाले लोगों का नहीं है। खास तरह के धर्मों का पालन करने वाले लोगों का नहीं है। ये देश सभी का है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी कारण से ये व्यवस्था की कि भारत के आम नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार हासिल है। लेकिन ये अधिकार राज्य के द्वारा निर्धारित सीमा रेखा के अंतर्गत ही हासिल है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मन मर्जी से हम चले जाया करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कल आप मेरे घर में बिना मुझसे पूछे प्रवेश कर जाएंगे और मैं आपके घर में प्रवेश कर जाऊंगा और समस्याएं एक दूसरे के लिए हम पैदा करेंगे। इसलिए 19(5) अनुच्छेद 19(5) में ये व्यवस्था रखी गई संविधान में कि राइट टू मूवमेंट, यानी निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में जाने का जो अधिकार है, वह दो आधारों पर लगाए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के द्वारा संचालित होगा। यानी राज्य कानून बना करके दो आधारों पर हमारे इस राइट टू मूवमेंट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसा कि हम लोग पहले से इस बात को कहते रहे हैं और आप जानते हैं कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए। और 19(5) में कहा गया है कि कानून बनाया जा सकता है और उस कानून के अंतर्गत ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन दो आधारों पर लगाए जा सकते हैं। और अंतिम रूप से यदि किसी को लगता है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है रीजनेबल नहीं है, तो अंतिम रूप से इसका निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकता है। हाई कोर्ट तक तो जाता ही है, लेकिन उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील हो सकती है और वही असली आर्बिटर माना गया। वे कौन से आधार है जिसके अनुसार हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राज्य लगाएगा और हम उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे, इधर उधर जाएंगे। पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सामान्य जनता के हित में राज्य कानून बना करके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए राज्य कानून बना सकता है। बहुत सारे ऐसे जनजाति क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रिमिटिव कम्यून्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं। असम के बहुत सारे इलाके हैं, अंडमान निकोबार के बहुत सारे इलाके हैं, जहाँ पे उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए जाने में मनाही राज्य के द्वारा की जा सकती है और राज्य करता भी है। क्योंकि उसका कारण यह है कि जो सामान्य जगहों से आने वाले लोग हैं, संभव है कि उस तरह के जनजातियों के, उस तरह के शेड्यूल ट्राइब के जीवन में खलल पैदा करें, न्यूसेंस पैदा करें, रोग लेकर के जाएं। आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में जहाँ पहले इंडिजिनस लोग रहते थे, खास करके अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है, उन्हें जब यूरोप से सेटलर्स गए तो उनके कारण कई तरह के रोग वो अपने साथ लेकर के गए, जो रोग वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए नए थे। और उन रोगों के कारण इंडिजिनस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया। हमारे देश में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, या जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं, उनके अपने जीवन जीने की तरीके हैं, शैली है, ढंग है, उनकी अपनी संस्कृति है। वे अपना प्रकृति की गोद में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और हम मैदान के लोग या पहाड़ों के लोग अपने तरह की ज़िंदगी जीते हैं। और अगर हम वहाँ जाते हैं, हमारे पास अगर कोई ऐसी बीमारी है उनको नहीं होती है, तो बीमारी उनको लग सकती है। इसलिए राज्य ने अख्तियार लिया है कि किसी भी अनुसूचित जनजाति के लिए कानून बना करके
और राइट टू मूवमेंट जो अन्य जगह के लोगों का है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है, नियमित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि संविधान में ऐसा कह देने के बाद जो कानून बने उसे लोगों ने अनकंटेस्टेड छोड़ा है। बहुत सारे ऐसे कानून बने समझो, कुछ तो कानून संविधान बनने के पहले से भी चले आ रहे थे, जिनको माना गया कि यह संविधान बनने के पहले के भले ही कानून हैं, यदि ये हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं करते तो इनको मान लिया गया कि वो कानून रहेंगे। उसके तहत जो भी पुराने फैसले भी रहे उन फैसलों को भी मान्यता दी गई। अब जानते हैं बहुत सारे मामले प्रीवी काउंसिल ने निर्धारित किए थे, तय किए थे, और अभी भी उनका उदाहरण दिया जाता है। तो एक बहुत सारे केस लॉज इस पर हुए हैं, बहुत सारे कानूनों को चुनौती भी दी गई, उनके आधारों को चुनौती दी गई। हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा कर लें। पहला जो कानून जिसको चुनौती दी गई थी, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का, वो महत्वपूर्ण केस है एनबी खरे वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली। इसमें हुआ ये था कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट था, पुलिस कमिश्नरेट अभी नहीं आया था, 1961 का मामला है। उसमें दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट के तहत 3 महीने के जिला बदल का, जिसको हम एक्सटर्नमेंट कहते हैं, तड़ी पार कहते हैं, उसके अंतर्गत सजा दिया था कि आप 3 महीने के लिए दिल्ली की सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। उस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को चुनौती दी गई मिस्टर एनबी खरे के द्वारा, जिनके विरुद्ध ये आदेश दिया गया था, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। श्री खरे का तर्क यह था कि यह उनके राइट टू मूवमेंट यानी अनुच्छेद 19(1)D के प्रावधानों को बाधित करता है, और ये रिस्ट्रिक्शन अनरिजनेबल है, क्योंकि यह रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाया है, जो एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव को इस तरह का अबाध पावर शक्ति नहीं दे सकते। और दूसरा उनका तर्क यह था कि इसमें यह नहीं लिखा गया है कि कितने दिनों तक कंटिन्यू करेगा। हो सकता है 3 महीने के एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के बावजूद भी पुनः हमें लगाया जाए और हमें नहीं आने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ऑफिसर ही तय करेगा उस कानून के तहत कि आपको सज़ा दी जाए कि नहीं, आपके विरुद्ध एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाए कि नहीं। ये कोसाई जुडिशियल फंक्शन है, और ये ऑफिसर को ही अधिकार दिया जा सकता है और किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक 3 महीने वाला मामला है, बिल्कुल ये तयशुदा बात है कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए दिया गया है, और यदि ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति में, आपके हालात में, आपके चरित्र में कोई सुधार नहीं होता तो उसको बढ़ाने का अधिकार भी है। इसलिए यह कानून बिल्कुल सही है, रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही है। दूसरे मामले में इसी तरह के एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया था, बलदेव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ MP, ये भी 1961 का मामला है। उसमें बैड कैरेक्टर के नाम पर किसी बलदेव प्रसाद जी को एक्सटर्नमेंट ऑर्डर दिया गया। इसमें जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार कि कौन बैड कैरेक्टर है, बिना किसी आधार के एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी बैड कैरेक्टर घोषित कर देंगे। कुछ आधार होना चाहिए कि किस आधार पर हम किसी को भी बैड कैरेक्टर घोषित करेंगे। इसलिए यह रिस्ट्रिक्शन उचित नहीं है, यह अनरिजनेबल है। जो तीसरा केस है, जो बड़ा महत्वपूर्ण केस है, वो स्टेट ऑफ UP वर्सेस कौशल्या का मामला है। ये थोड़ा सा ख़ास तरीके का है। ये भी 1964 में इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इसके तहत जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनके किसी संगठन ने इस बात के लिए चुनौती दी, क्योंकि उनको रोका जा रहा था यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रोस्टिट्यूट्स का जाना था वो ग्राहकों की तलाश में जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जनता का स्वास्थ्य है, जनरल पब्लिक का जो स्वास्थ्य है, और जो नैतिकता का तकाजा है, जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, इसमें इस तरह के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं दिया जा सकता। इस पर रिस्ट्रिक्शन अगर लगाया गया है तो सही लगाया गया है। अब जानते हैं कि सीटा करके, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी एक बना हुआ है,
जिसके अंतर्गत बहुत तरह के बंदेज लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया। लेकिन एक बड़ा बड़ा म्यूजिंग मैं कहूँगा एक केस आया जो अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 1988 में उसका जजमेंट हुआ। आप सभी जानते हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, खास करके जो टू व्हीलर्स हैं, उसमें जो ड्राइवर्स बिना हेलमेट के चलाते हैं, तेज़ चलाते रहते हैं और दुर्घटना होने पर मारे जाने की उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए अभियान चलाया गया। मैंने भी सड़क सुरक्षा पर जो अपना कार्यक्रम किया था उसमें मैंने भी हेलमेट लगाने की बात कही थी। लेकिन ये चुनौती दी जा चुकी है एक बार। 88 में अजय कानू नाम के व्यक्ति ने, उसके बाद किसी अन्य ने भी दिया था, चुनौती दी कि तो मेरे राइट टू मूवमेंट का उल्लंघन है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन यदि ये कहा जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है, यदि मुझ पर बंधेज लगाया जा रहा है कि यदि मैं टू व्हीलर चला के जाऊँगा तो मैं बिना हेलमेट के नहीं जा सकता, मैं हेलमेट पहन के नहीं जाना चाहता, तो यह मेरे राइट टू मूवमेंट का, यानी ये मेरे फंडामेंटल राइट का, मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। अब कितनी हास्यास्पद चीज़ है आज की तारीख में लग रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स के केसेज आ रहे हैं। लेकिन वो जो अजय कानू नाम के व्यक्ति थे, उनको ऐसा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये जो हेलमेट लगाने का प्रावधान रखा गया है वो आपके अपनी सुरक्षा के लिए रखा गया है, आपके सिर की सुरक्षा के लिए रखा गया है। क्योंकि सिर तरबूज की तरह से ही होता है, अगर चोट लगेगी तो निश्चित तौर से सिर से खून बहेगा, सिर में चोट लगने से आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और आपकी मौत हो सकती है। इसलिए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, यानी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये कानून बनाया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान रखा गया है। इसलिए इसको यह नहीं कहा जा सकता किसी मूलभूत अधिकार के कैसे उल्लंघन इस रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन से होता है, चूँकि रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल है। अब मित्रों, मैं आज इसके संदर्भ में आजकल जो बहुत तरह की बातें उठ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें कहीं भी जाने का अधिकार निर्बाध रूप से होना चाहिए। ख़ास करके एक समुदाय दूसरे समुदाय के पूजा स्थलों की तरफ जुलूस बना करके जाने की लगातार कोशिशें करता रहा है। अभी जो रामनवमी का त्यौहार संपन्न हुआ है, वहाँ कई जगहों पर, कई राज्यों में तनाव की घटनाएं हुई हैं और दंगे की भी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि एक समुदाय ने जुलूस बना करके दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर जाने की कोशिश की और उत्तेजक भड़काऊ नारे भी लगाए। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब एक समुदाय के लोग बाकायदा जुलूस की शक्ल में दूसरे समुदाय के पूजा स्थलों पर गए। वहाँ पर उन पूजा स्थलों के ऊपर अपने झंडे, लोगों की मर्जी नहीं थी, जिस संप्रदाय का या जिस समुदाय का वो पूजा स्थल था उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ झंडे लगाए और उन झंडों को ले करके भी आपस में तनाव झड़पों की स्थिति हुई, आपस में पथराव हुए और हिंसा की घटनाएं हुई। जो समूह जाने की कोशिश करता रहा, उसका तर्क यही है कि अपने देश में हम नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि यह जो अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध मिलता है। मूलभूत अधिकार राज्य के विरुद्ध है, वो इंडिविजुअल्स के विरुद्ध नहीं है। एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध अधिकार नहीं मिलता। राज्य भले ही बिना लाइसेंस के आपको छूट दे रहा है, लेकिन आपको छूट नहीं है कि आप गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेंगे या आप उत्तेजना फैलाने वाले भाषणों का उपयोग करेंगे और दूसरे समुदाय की भावना को आहत करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी समुदाय को अधिकार नहीं है कि वह एक समुदाय पर, यदि वहाँ से गुजर रहा है, शांतिपूर्वक गुजर रहा है, उस पर पत्थर चलाए, ये भी अधिकार नहीं है। और बाकी तो हथियार चलाने का अधिकार तो किसी को भी कहीं पर भी नहीं है, वो तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन देखा ये जा रहा है और शिकायतें कई बार आई हैं कि बिना पुलिस के लाइसेंस दिए भी बहुत सारे लोग अपने को इतना बड़ा राष्ट्रभक्त और देशभक्त समझने की भूल कर रहे हैं, जो दूसरे समुदाय की आस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए उधर से गुजरेंगे, उनके पूजा स्थलों के साथ बाहर खड़े होकर के नारे लगाएंगे, पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति उत्पन्न करेंगे। यदि अपने पूजा स्थल में कोई पूजा कर रहा हो तो उसे आपको डिस्टर्ब करने से क्या मिलेगा? न तो आपको उससे भक्ति मिलने जा रही है, न उसका कोई पुण्य प्रताप मिलने जा रहा है, सिवाय इसके कि आप जो है असामाजिक तत्व के रूप में आपकी गिनती होगी। और यदि
सरकार और पुलिस थोड़ी कड़ी हो जाए तो आप जेल की हवा खाएंगे। अगर कड़ी नहीं है तो अलग बात है, लेकिन कड़ी होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस के साथी हैं या जो प्रशासन के लोग हैं, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में जो रामनवमी के सिलसिले में मैंने बनाया था, मैंने कहा था कि हमारा काम संविधान की रक्षा करना है। तो संविधान यही कहता है कि आप ज़बरदस्ती कहीं नहीं चले जाएंगे, आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। पब्लिक न्यूसेंस के कानून सीआरपीसी में बने हुए हैं, आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आप मेरे घर में बिना मुझसे पूछे प्रवेश नहीं कर सकते, मैं आपके घर में बिना आपसे पूछे प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मेरे पूजा स्थल में आप अपनी मनमानी करते हुए नहीं प्रवेश कर सकते हो, उत्तेजक नारे नहीं लगा सकते मेरे धर्म के विरुद्ध जिसको मैं मानता हूँ। अब मुझे भी अख्तियार नहीं कि मैं आपके पूजा स्थल में घुस जाऊँ और मैं उत्तेजक नारे लगाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, या तभी रहिएगा इस देश में जब आप खास तरह का जय के नारे लगाइए या खास तरह के की बातें कीजिए। हालांकि अच्छी स्थिति तो वह होती कि जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के पूजा स्थल में जाता और भक्ति के साथ उसके पूजा में शामिल होता, और ये स्थिति थी, ये स्थिति इस देश में रही है, चूँकि देश एक सेकुलर दिमाग का, मन मिजाज का देश रहा है, ये उपनिषदों का देश रहा है, जहाँ सर्वे बंधु सुखिनः की बात हम करते रहे हैं और उसे कई सारे लोग व्यवहार में भी उतारने की कोशिश करते रहे हैं। इस देश में बहुत सारी खराबियाँ रही हों, लेकिन उपनिषदों ने हमें रास्ता दिखलाया। विवेकानंद ने उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत की बात कही कि अपने लक्ष्यों के लिए उठो जागो है भारत के लोगों। तो ऐसा रहा कि हम सभी अपने को भारतीय मानते रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हों, जिस मजहब के हों, जिस जाति के हों, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर संकीर्णता घर कर गई है और हम उस संकीर्ण भावना के आधार पर यदि दावा करें कि हम कहीं भी हमें इस देश में जाने का अधिकार है और कहीं भी पब्लिक न्यूसेंस करने का अधिकार है, तो माफ़ कीजिएगा कहने के लिए कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह किसी को अधिकार नहीं को अशांति पैदा करे, किसी को अधिकार नहीं कि दूसरे की भावनाओं को पर चोट पहुंचाए, मूवमेंट के नाम पर वो चोट पहुंचाए, ऐसा अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो समझदार नागरिक हैं वो इस बात को मानते हैं। कुछ उच्छृंखल किस्म के तत्व हैं जो इस बात को नहीं मानते, दूसरों की भावनाओं का, दूसरों की आस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं और उसके सामने उसका अपमान करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। उसका फलाफल यह निकलता है कि समाज में अशांति फैलती है। तो मित्रों, ये जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार एक तरह के ऐसे वातावरण को सृजित करने के लिए दिए गए हैं जिस वातावरण में हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। उसमें शारीरिक विकास शामिल है, सांस्कृतिक विकास शामिल है, आध्यात्मिक विकास शामिल है। और आध्यात्मिक का मतलब केवल धार्मिक ही नहीं होता, आध्यात्मिक का मतलब होता है मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना पैदा करना। इसलिए शैक्षणिक विकास हो सके, कई तरह के विकास हो सके, भाईचारा बन सके, बंधुत्व बन सके, एक दूसरे की संस्कृति से हम अवगत हो सके, एक दूसरे के बारे में हम चीज़ों को जान सके। इस रूप में भारत का यह विचार मैं देख रहा हूँ कि यदि हम यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, वे हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे बारे में जानेंगे। हम यहाँ से कन्याकुमारी जाएं, कन्याकुमारी के लोग यहाँ पर आएँ, यानी एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन की भावना इससे बलवती होगी, एक दूसरे को समझने की भावना इससे बलवती होगी, एक दूसरे से अलगाव की भावना मिटेगी। इस नज़रिए से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने और आज़ादी सरदार पटेल ने और जो भी राजेंद्र बाबू ने, जो भी संविधान सभा के हमारे स्टालवार्ट मूर्धन्य लोग थे, उन्होंने इस तरह के अधिकार को हमें दिया है। और मैं आशा करता हूं कि हम इस अधिकार को उसी रूप में देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक अंतिम अपील करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप में से जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बातें मैं कहता हूं, जो कार्यक्रम मैं देता हूं, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनोपयोगी विषयों को उठाऊं, उन पर चर्चा करूं, खुले दिल से चर्चा करूं, भावनाओं के साथ चर्चा करूं, तथ्यों के साथ चर्चा करूं, आंकड़ों के साथ चर्चा करूं, ताकि आप सभी लोग कुछ सोच सकें, कुछ सोचने के लिए आपको एक मटेरियल मिले, मसाला मिले। मैं नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ सबको आप मान लीजिए, लेकिन सोचिए ज़रूर, विचार ज़रूर कीजिए। विचार करके यदि मानने लायक हो तो मानिए, खारिज करने लायक हो तो बिल्कुल खारिज कर दीजिए। और अपनी प्रतिक्रिया मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
ताकि मुझे भी उससे सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।